गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पे। तो थर्ड सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके लिए बनाया है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आप उसे जाके देख लीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और चलो हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आता है पहला बायो इंस्ट्रूमेंट। ये सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनके लिए मैं पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूं और आप इसके साथ साथ रिवाइज करते चलें और अपना एक नोटबुक ले लें, जिससे कि लिखते चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम फालतू की बातें ना करते हुए लेक्चर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कंप्लीट किए थे और अब ये 30 से आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रिंसिपल पर आधारित है? वीर-लैम्बर्ट लॉ, हॉक्स लॉ या न्यूटन्स लॉ या वॉयस लॉ? किस पर आधारित है कौन सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रिंसिपल? बताइए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रिंसिपल पर आधारित है? थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कोई अलग से कुछ पूछा जा रहा है। बताइए किस पर आधारित है? ये है हॉक लॉ। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आंसर क्या हुआ? बी। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसका है? हॉक्स लॉ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या है? बताइए भाई, आपके पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस या जेल या आरएनए? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या है? बोलो भाई। सॉलिड फेज, सॉलिड या लिक्विड या गैस या जेल या आरएनए? क्या होगी इसमें? क्या होगी? इसमें देखिए पहले नंबर, ये नहीं होगा। क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहा है तो पहले इसमें सॉलिड नहीं होगा। तो पहले गलत गलत को काट लो, ठीक है। दूसरा क्या नहीं होगा इसमें? आरएनए नहीं होगा। 2 बचे, बताइए कौन सा होगा इसमें? अब जेल होगा नहीं होगा? जेल नहीं होगा तो बचा कौन सा? ये ही होगा। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है बी। ठीक। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल फेज क्या है? लिक्विड गैस। क्वेश्चन नंबर अगला, टीएलसी का स्टेटिनरी फेज क्या है? टीएलसी का स्टेटिनरी फेज क्या है? सिलिका जेल, वाटर, एल्कोहल या वफर? बोलिए। टीएलसी का स्टेटनरी फेज क्या है? सिलिका जेल, वाटर, एल्कोहल या वफर?
देखो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले ये देखा करो। या तो आपको क्वेश्चन पूरा आता हो या फिर आपको बिल्कुल नहीं आता हो। हाँ, आता है तो आप डायरेक्ट टिक कीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर कैसे करेंगे। देखो इसमें पहले नंबर ये काटते हैं, बफर होगा नहीं होगा। एल्कोहल, टीएलसी की बात कर रहा है तो एल्कोहल यहाँ पे नहीं होगा। अब बचा वाटर और सिलिका जेल, बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें वाटर नहीं होगा, क्या बचेगा, सिलिका जेल। आंसर क्या है इसका, आंसर ए। टीएलसी में स्टेशनरी फेस सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पर आधारित है। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पर आधारित है बताइए। थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठोगे और साथ साथ क्वेश्चन नोट करते चलो। देखो प्रैक्टिस करोगे बहुत कुछ हो जाएगा। कोई मदर के एब्डोमेन से नहीं सीख के आता, सबको यही सीखना होता है। ओवर कॉन्फिडेंट को त्यागोगे थोड़ा तो कुछ सीख पाओगे। तो चलो दम लगा के थोड़ा दिमाग को शांति से शांत रखो, एटीट्यूड को साइड रखो, कचड़े के डिब्बे में डाल दो थोड़ी देर के लिए एटीट्यूड, और आ जाओ क्लास लेने बैठो। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पर आधारित है, साइज, चार्ज, साइज प्लस चार्ज या डेंसिटी, किस पे आधारित है। देखो डेंसिटी पे आधारित तो नहीं होगी। किस पे आधारित नहीं होगी ये डेंसिटी पे आधारित नहीं होगी, तो इसे हम काट देते हैं। अब साइज या चार्ज किस पे होगी, ये दोनों पर आधारित होगी। तो इसका दोनों पर आधारित करने के लिए कौन सा है, ये भी है और ये भी है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। इलेक्ट्रोफोरेसिस साइज और चार्ज दोनों पर क्या होती है, आधारित है। अगला क्वेश्चन, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या सेपरेट करते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या सेपरेट करते हैं, प्रोटीन्स, डीएनए, लिक्विड, प्रोटीन्स, डीएनए या लिपिड्स या शुगर्स, क्या करते हैं ये। एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या सेपरेट्स करते हैं, प्रोटीन्स, डीएनए, लिपिड या शुगर्स, बताइए। प्रोटीन करेगा ये, प्रोटीन सेपरेट करते हैं क्या, प्रोटीन सेपरेट नहीं करते। डीएनए, बोलो, डीएनए ही सेपरेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या सेपरेट करते हैं, डीएनए सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, एसडीएस फेज में एसडीएस क्यों उपयोग होता है। क्वेश्चन को अगर दिक्कत हुआ करे ना तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करो। एसडीएस फेज में एसडीएस क्यों उपयोग होता है, प्रोटीन को अनफोल्ड करता है, पॉजिटिव चार्ज देता है, प्रोटीन डिसॉल्व करता है या डीएनए काटता है, बताइए। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को अनफोल्ड करता है। क्या करता है ये, प्रोटीन को अनफोल्ड करता है। ये आपको मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेबस के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा ए। ठीक है। SDS फेज में SDS क्यों उपयोग होता है? प्रोटीन को अनफोल्ड करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, TEM की रिसोल्यूशन कैसे होती है? TEM की रिसोल्यूशन कैसे होती है? लो, हाई, मीडियम या नो रिसोल्यूशंस? बताइए। TEM की रिसोल्यूशन कैसे होती है? नो रिसोल्यूशन, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है यहाँ पे। मीडियम, हाई या लो? बताइए कैसी होगी इसमें? मीडियम होगी, हाई होगी या लो होगी? कैसी होगी? तो इसमें होती है हाई। आंसर क्या है इसका? बी। तो इसमें रेसोल्यूशन कैसी होती है? हाई। TEM की रेसोल्यूशन कैसे होती है? हाई। क्वेश्चन नंबर 8, पीएच मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? मैंने बताया था पीएच मीटर जिससे क्या है, एसिड बेस को निकालते हैं। पीएच कैसे काम करता है मीटर? इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेडिएशंस, वायर विब्रेशंस या हीट? पीएच मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला आता है रेडिएशंस, विब्रेशंस, हीट। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन ही तो देखता है उसमें, तो क्या होगा इसका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। आंसर क्या होगा इसका? ये पहला। पीएच मीटर इलेक्ट्रो पोटेंशियल पर काम करता है। ठीक। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, सेंट्रीफ्यूगेस सेपरेशन बेस्ड ऑन। सेंट्रीफ्यूगेस सेपरेशन बेस्ड ऑन कलर, मास प्लस डेंसिटी, टेम्परेचर्स और चार्ज? बताइए। देखो एक चीज ध्यान रखो, अब तक आपने एक चीज देखा, जिन चीजों में ज्यादा चीजें आ जाएं वो ज्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं, पर सब पे लागू नहीं होता, कुछ पे लागू होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मास एंड डेंसिटी। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप ऊपर सॉल्व करके आए हो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है तो ज्यादातर वही होता है। तुक्के के लिए बता रहा हूँ, लेकिन तुक्का आंखें मीच के मत मारना कि जय श्री राम, जय भगवान, या फिर जय किसी खुदा अल्लाह जो भी है, ऐसे करके मत मारना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेस सेपरेशन बेस्ड ऑन, तो क्या होता है? मास डेंसिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेस स्पीड रेंज कितनी होती है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज स्पीड रेंज कितनी होती है? 100 आरपीएम, 500 आरपीएम या फिर 10,000 आरपीएम या 30,000 से 80,000 आरपीएम? कितनी होती है? यही होती है सबसे ज़्यादा। 100 तो किसी हाल में नहीं होगी। कौन सी होगी? 30,000 से 80,000 आरपीएम, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेस स्पीड रेंज। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर क्या हो गया? डी।
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ, फोर्थ वो 2 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब आगे आपका बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू। इसमें बात करते हैं रेस्टिकेशन एंजाइम किसे काटते हैं। ये रेस्टिकेशन रिकॉम्बिनेंट मैंने पढ़ाया था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। रिकॉम्बिनेंट पढ़ाया था, रिकॉम्बिनेंट में मैंने कुछ बताया था, मैंने बताया था किसी बच्चे की आई ट्रांसफर करनी है, कलर उसका, तो कैसे करेंगे, पोटैटो वगैरह सीन ध्यान है। आंसर दो आप कमेंट बॉक्स में। इसका काम क्या होता है, रेस्टिकेशन एंजाइम होता है। ये क्या काटता है, आरएनए को, डीएनए, प्रोटीन या लिपिड। पहला नंबर आपको पता होना चाहिए, लिपिड को तो नहीं काटेगा। किसको नहीं काटेगा, लिपिड को नहीं काटेगा। प्रोटीन नहीं काटेगा, क्योंकि ये केवल काटता है डीएनए को। ये बताया था डीएनए को, तो डीएनए का इस तरीके से पार्ट है, उसने कोई जीन को इस यहाँ पे क्या है, इतने में कोई करेक्टर डिसाइड कर लिया, तो इस जीन को क्या है, काट देगा। किससे, रेस्टिकेशन एंजाइम से काटा जाता है। ठीक है, तो ये किसको काटता है, डीएनए को। रेस्टिकेशन एंजाइम किसे काटता है, डीएनए को। अगला क्वेश्चन नंबर 12, स्टिकली एंड्स बनने वाला एंजाइम बताइए भाई। स्टिकली एंड्स बनने वाला एंजाइम लाइगेज, लाइगेज होगा। ये देखो रेस्टिकेशन काटता है और लाइगेज जोड़ता है, ये ध्यान रखना दोनों एंजाइम को। तो ये नहीं तो लाइगेज होगा और ना रेस्टिकेशन होगा, तो इसमें ए तो होगा ही नहीं किसी तरीके से। रेस्टिकेशन को कैंची भी बोलते हैं, कैंची की तरह काम करता है, और लाइगेज क्या कर रहा है, उसे जोड़ रहा है, फेविकॉल की तरह काम कर रहा है। सीजर की तरह काम कौन करता है, रेस्टिकेशन एंजाइम। तो इसमें क्या होगा, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा, सी होगा, होगा सी, एक्सोन्यूक्लियस, यस सी होगा। तो इसका आंसर क्या है, सी। ये क्या करता है, रेस्टिकेशंस एंडोन्यूक्लियस, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस। स्टिकली एंड्स बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगला क्वेश्चन नंबर 13, पीसीआर किसने विकसित किया। ये पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा टॉपिक दिया है। पीसीआर वाटसन ने, कैरी मुलिस या क्रिक ने या मेंडल ने। मेंडल ने तो नहीं की है, ये आपको मेंडल्स किसने किया था, मेंडल ने किस पे काम किया था, जेनेटिक्स पे काम किया था इन्होंने, तो ये पीसीआर में काम नहीं किया इन्होंने, तो इसे हम काट देते हैं डी को। आप बताइए, तीन ऑप्शन बचे, तीनों में से कौन सा सही होगा इसमें। पहला होगा क्रिक, सॉरी पहला है वाटसन, अगला है कैरी मिलिस, अगला है क्रिक। तो कौन है इसमें, वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया, वही वाले वाटसन क्रिक हैं, तो कौन है इसमें, कैरी मिलिस। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। इसका आंसर क्या है, बी। 14 नंबर क्वेश्चन, पीसीआर का पहला स्टेप है एनेलिंग, डिनेचुरेशंस, एक्सटेंशंस, लाइगेशन। क्या होगा इसका, पीसीआर में पहला स्टेप है एनेलिंग, डिनेचुरेशन या एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या लाइगेशन। क्या होगा, इसमें होगा डीनेचुरेशन। क्या होगा इसका, बी। आंसर बी। तो इसका क्या हो गया, कैरीमुलिस, और इसका हो गया डीनेचुरेशंस।
क्वेश्चन नंबर 15, पीसीआर में टैग पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त होता है? पीसीआर में टैग पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त होता है? ये पीसीआर के ही क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर, याद कर लोगे तो बहुत कुछ काम आएगा। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, या फंगस से, या प्लांट से? किससे होता है भाई? ये मैंने बताया था, ई कोलाई बैक्टीरिया में। कहाँ रहते हो आप? ई कोलाई पे कुछ एक्सपेरिमेंट बताए थे? तो प्लांट और फंगस में तो होगा नहीं, वायरस और बैक्टीरिया बचा तो किस में होगा? तो ये किस में होता है? बैक्टीरिया में। पीसीआर में टैग पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से। टैग पॉलीमरेज किसका है? ई कोलाई का, या थ्रैम्बस एक्वाटिकस का, या बेसिलस का, या क्लोस्ट्रीडियम का? ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये ई कोलाई में नहीं होता टैग पॉलीमरेज। ये किस में होता है? ये होता है इसका, थर्मिस एक्वाटिस का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर हो गया बी, और इसका आंसर हो गया, इसका भी बी हो गया। टैग पॉलीमरेज किसका है? थैमस एक्वाटिकस का। नेक्स्ट 17 नंबर, टैग पॉलीमरेज किसका है? ये रिपीटली क्वेश्चन टाइप हो गया है, सॉरी उसके लिए। तो इसका क्या आंसर था? इसका आंसर ये था। ठीक, अगला, वेक्टर का कार्य क्या है? एनर्जी बनाना, जीन को होस्ट में ले जाना, और प्रोटीन बनाना, या ट्रांसलेशन रोकना? क्या काम करता है? मैंने बताया था वेक्टर का काम क्या है। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर रहे होते हैं? रिकॉम्बिनेंट कर रहे होते हैं डीएनए का, तो उस समय हम किसका जीन लेते हैं? एनर्जी बनाना। ए होगा? बताइए भाई, ए आंसर होगा क्या? ए नहीं होगा। ट्रांस जीन को होस्ट में ले जाना हो सकता है। ट्रांसलेशन रोकना नहीं। वेक्टर का काम, वेक्टर कैसे रोक लेगा भाई ट्रांसलेशन को? अब बचा प्रोटीन का बनाना या जीन को होस्ट में ले जाना। ये मैंने बताया था वेक्टर काम होता है तांगे वाला, सवारी को ढोने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? जीन को होस्ट में ले जाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ये। ऊपर वाला रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो ऊपर का क्या हुआ? आंसर बी, और इसका भी बी। नेक्स्ट 19 नंबर, एग्रोस जेल किसका सेपरेशन करता है? एग्रोस जेल किसका सेपरेशन करता है? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, या भूत डीएनए आरएनए का? बताइए क्या होगा इसमें? थोड़ा इतना क्वेश्चन करते करते आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी। 5 मिनट पहले ही बता के आया हूं मैं कैसे क्वेश्चन को सेट करना है। सारी चीजें नहीं याद हो रही, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा सकते हो। कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा आप पे। तो इसमें क्या करना है? प्रोटीन एग्रोस जेल किसका सेपरेशन करता है? प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का? देखो इसमें क्या है, दोनों आ गए, डीएनए आरएनए। भूत प्रोटीन तो होगा नहीं, तो क्वेश्चन कौन सा सही हो गया? इसका आंसर, इसका आंसर हो गया भूत डीएनए आरएनए। सॉर्थेन ब्लोटिंग किसके लिए है? सॉर्थेन ब्लोटिंग किसके लिए? प्रोटीन के लिए, डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, या लिपिड के लिए? किसके लिए है ये? प्रोटीन के लिए तो होगी नहीं है, लिपिड के लिए, डीएनए के लिए, या आरएनए के लिए? तो ये होती है डीएनए के लिए। देखिए
19 का आंसर क्या हो गया? इसका हो गया डी। क्या है ये? एग्रोस जेल्स किसका सेपरेशन करता है? बूथ डीएनए और एंड आरएनए का। और सॉर्थेन्स ब्लूटिंग्स किसके लिए है? वो डीएनए के लिए है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नॉर्थर्न ब्लूटिंग टेस्ट है प्रोटीन के लिए, आरएनए के लिए, डीएनए के लिए, फैट के लिए? इसमें क्या पूछ रहा था? पहले में सॉर्थन पूछ रहा था, तो सॉर्थन किसके लिए थी? डीएनए के लिए। अब ये क्या पूछ रहा है? नॉर्थन पूछ रहा है। नॉर्थन ब्लूटिंग टेस्ट है तो ये किसके लिए होगा? डीएनए के लिए। डीएनए के लिए तो होगा नहीं, वो तो सॉर्थन होता है। तो पहला कौन सा कटेगा इसमें? देखो पहलता यही काट दो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहले तो ये कटेगा डीएनए, ठीक है। फैट होगा? फैट भी नहीं होगा। अब दो बचे, प्रोटीन और डी आरएनए। तो प्रोटीन तो उसमें भी नहीं था, तो क्या होगा इसका? आरएनए होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर क्या हो गया? बी। अगला है बेटा, देखो थोड़ा तैयारी कर लोगे सही है, नकल के भरोसे बैठे रहोगे तो नकल तुम्हें पगला कर देगी। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। क्या करोगे दिमाग का? कोई अचार में तो डालना नहीं है ऐसे कि निकाल के रखे रहोगे, गोल्डन बनाओगे दिमाग का, जला के राख कर दिया जाओगा। जितना दिमाग है उसे यूज कर लो। वो किसी ने शायरी कही है ना, बहुत ही अच्छे विचार है। रख हौसला एक दिन मंजर भी आएगा, रख हौसला एक दिन मंजर भी आएगा, पैरों के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठना ये राह के मुसाफिर। अभी कहते हो ना, अरे क्या करेंगे पढ़ के, अरे मैं तो बोर हो रहा हूँ, तो भाई कह रहा है कभी थक कर ना बैठना ये राह के मुसाफिर, जीने के साथ कुछ भी ना मिला, पास हुए या ना हुए। तो भाई कह रहा है जीने के साथ एक नया हुनर भी आएगा। कम से कम पढ़ते रहोगे तो कुछ सीख जाओगे। चलो टॉपिक पे आओ। वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या डिटेक्ट करता है? वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या डिटेक्ट करता है भाई? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या शुगर? तो ये करता है प्रोटीन को, ठीक है। किसको करेगा ये? प्रोटीन को। सर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसका उपयोग है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का, पीसीआर का, रेस्टिकेशन डाइजेशन का, या ऑल ऑफ दिस? बताइए। इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी है, पीसीआर का भी है, रेस्टिक डाइजेशंस का भी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, ऑल ऑफ दिस, तो इसका क्या होगा? यही होगा, इसमें सभी हैं। क्यों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसका उपयोग है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी है, पीसीआर का भी है, और रेस्टिकेशन डिजाइनिंग रेस्टिकेशन डिसीजन का भी है। अगला रेस्टिकेशन डिजाइनेशन का भी है। और देखो इसमें आ जाता है नंबर 24। 24 के कह रहा है जीन क्लोनिंग का पहला स्टेप है। जीन क्लोनिंग का पहला स्टेप क्या है? तो लाइगेशंस, आइसोलेशंस ऑफ डीएनए, या ट्रांसफॉर्मेशंस, या स्कैनिंग? बताइए भाई। जीन क्लोनिंग का पहला स्टेप है। करो 5-7 क्वेश्चन और हैं, जल्दी खत्म करते हैं। क्या होगा इसमें? लाइगेशन होगा नहीं, स्कैनिंग होगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आइसोलेशन? तो इसका यही होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 23 का 23 का आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दिस। और इसका हो जाएगा जीन क्लोनिंग का आंसर क्या है? इसका भी वी है। नेक्स्ट 25 लाइगेज का कार्य। देखो अभी आ गया, मैं 5 मिनट पहले ही बता के आया हूँ, थोड़ा ध्यान होगा तो बताओ क्या है? काटना? काटना नहीं होगा, क्योंकि काटने का काम कौन कर रहा था?
बताइए कौन सा एंजाइम काटता है डीएनए को? तो डीएनए को काटता है रेस्टिकेशन एंजाइम। तो ये वाला काम ये नहीं करेगा। जोड़ना, कपना, पढ़ना, तो ये कितना दे रहा है पढ़ना, ये काम नहीं करेगा लाइगेज। तो क्या होगा इसका, क्या होगा बताओ भाई। अब दो बचे हैं, दो में से आपको करेक्ट करना फास्टली कमेंट सेक्शन में बताइए। 30 सेकंड है आपके पास। लाइगेज का कार्य, लाइगेज रेस्टिकेशन, मैंने बताया रेस्टिकेशन कैंची का काम करता है, तो लाइगेज किसका काम करता है, किसका काम करेगा लाइगेज? महान हो आप लोग। लाइगेज इसका काम नहीं करता है, यही बताया मैंने, जोड़ना। अगला, वे टॉक्सिन जीन कहाँ पाया जाता है? बोलो भाई। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। वे टॉक्सिन जीन कहाँ पाया जाता है? बैसिलस थ्यूरिजिनसिस में, इकोलाई में, सैल्मोनेला में, राइजोबियम में। ये राइजोबियम में होगा। ये वही राइजोबियम है जो नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन वाला बैक्टीरिया। ध्यान है आपको, मैंने बताया था जो मटर के पेड़ होते हैं उनमें गांठें होती हैं। जितने भी लेविनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं ना, उनकी जड़ों में थोड़ी थोड़ी रूट होती है, गांठ होती है। तो वो वहाँ पे क्या मिलता है, यही सांप मिलते हैं वहाँ बैठे हुए। ये महोदय का क्या होता है, आसरा होता है। कौन से महोदय हैं ये? राइजोबियम साहब। तो इसमें कौन सा होगा? बैसिलस थ्रेंजिनेसिस इकोलाई। ये आपकी आंत में मिलता है, बताया था मैंने, तुम्हारी आंत में मिलेगा। अब कहोगे मेरी आंत में कहाँ है, देखना इसे खोल के। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सैल्मोनेला, बताइए सैल्मोनेला टाइप करके बताइए, सैल्मोनेला से कौन सी बीमारी होती है? तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, स्पिरुलिना किसका उदाहरण है? स्पिरुलिना किसका उदाहरण है? फंजाई का, साइनोबैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ का? बताइए भाई, जल्दी क्वेश्चन किया करो। कैसे कर पाओगे तुम, पेपर में नहीं, टाइम एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे। बताइए फास्ट। स्पिरुलिना किसका उदाहरण है? फंजाई का, साइनोबैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? देखो इसमें फंगस होगा, होगा नहीं, नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया, यही है, साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है। ठीक है, ये वायरस होगा नहीं, प्रोटोजोन होगा नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया बी। अगला, फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? बताया था मैंने, दारू पी के दूध से दही बनाना है फर्मेंटेशन, ऐसे किडवन बोलते हैं। फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स और ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा? ये तो तुम्हें ही बताना होगा। दम लगाओ, कहते हैं जोड़ लगा के। चलो लगाओ जोड़ लगा के, कौन सा होगा इसमें? फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? मम्मी ने थोड़ा छाछ मिलाया है उसमें, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। क्या बनता है उससे? एल्कोहल भी फर्मेंटेशन का ही रोल है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी और ऑर्गेनिक एसिड भी। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, जीएमओ का फुल फॉर्म। चिल्ला चिल्ला के बताया आप लोगों को क्लास में, कहते हैं जीएम आलू आ गया। जीएम आलू तो जानते हैं, लेकिन जीएम का
जी फुल फॉर्म नहीं जानते आप लोग। ओ का बता दे रहा है, जीएम का पहले आप बताइए, जीएम का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटी पार्लर में देखा है क्या होता है, शक्ल बदल दी जाती है ना, भाई जीएम का काम होता है। जी फॉर जीन, एम फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड, तो जीनों से मॉडिफाइड करके क्या है, पार्लर में तो मौत होगे, चिकने हो के फिर वैसे ही हो जाओगे जैसे थे, लेकिन जेनेटिक मॉडिफाई हो जाता है बंदा, वो वैसा ही बना दिया जाता है, फिर वो कभी खत्म नहीं होता। जैसा बन गई नाक कैरी है तो कैरी है उसकी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा जीएमओ का? जनरल मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जनरल होगा, सामान्य, भाई सामान्य नहीं होगा इसमें, जेनेटिक मॉडिफाई है तो स्पेशल होता है। जीनो मॉडिफिकेशन आउटपुट नहीं होगा। जीन मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्यों करेगा, तो यही होगा इसका, जेनेटिकली मॉडिफाई, कई बार चिल्ला चिल्ला के ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफाई किया जाता है रिकॉम्बिनेंट के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर बी, याद रख लो इसे। तुम लोग क्लास में कुछ बताते नहीं थे तो ये समझते सर कहानी पढ़ा रहे हैं, कहानी समझ में आती होगी। तो जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो पार्लर बन जाना, जेनेटिक मॉडिफाई होना। मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस मत लेना। अगला, डीएनए लाइगेज की नीड होती है, बताइए भाई, फिर आ गया ये, डीएनए लाइगेज की नीड होती है पीसीआर में, लाइगेशन में, ट्रांसलेशन में, या फिर ट्रांसक्रिप्शन में, किस में होगी? लाइगेज की नीड होती है तो लाइगेशन में ही होगी इसकी नीड, पीसीआर में क्यों होगी भाई? तो इसका आंसर क्या है? तो अब ये स्लाइड खत्म होने की कगार पे आ गई, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, एक पड़ गया, ये दो गए में, बस 30 ही रखने थे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में फ्यूजन करते हैं, बताइए भाई, न्यूक्लियस, वॉल सेल्स, प्रोटोप्लास्ट या क्रोमोसोम्स? देखो पहले नंबर इसमें क्रोमोसोम नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन बचे, 3 में से आप बताओ। ये वाला मैंने काट दिया, आगे बताओ। न्यूक्लियस होगा, होगा न्यूक्लियस? नहीं होगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में फ्यूजन करते हैं, वॉइल्स? नहीं, तो ये होगा प्रोटोप्लास्ट। आंसर क्या हो गया? सी। क्या होगा इसमें? प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना, देखा, आपका भला हो, गुड लक एग्जाम के लिए, पर तैयारी करते रहो, और अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें वीडियो को, जिससे कि उनका भी भला हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसियों में करा दें, क्या है, दुआ देंगे आपके लिए। तो धन्यवाद सभी के लिए, पढ़ते रहो, आपकी वीडियो क्लास टाइम टू टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि शेयर करता रहूँ, और मजाक से थोड़ा हट के सीरियस होके पढ़ लो, यही लाइफ का टाइम है पढ़ने का। धन्यवाद, आपने समय दिया।